हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। आज हम मानव भूगोल में भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों का अध्ययन करेंगे। देखो, भारत में जो प्रजातियां पाई जाती है वो मिश्रित प्रजातियां हैं, ठीक है। और कुछ विद्वानों ने, जैसे भारतीय विद्वान हैं पंचानन मिश्र और ग्रिफिथ टेलर, इन विद्वानों का ये मानना है कि जो मानव प्रजातियों का जो उद्भव है वो भारत में भी हुआ है, ठीक है। जैसे कि ग्रिफिथ टेलर का जो मत था कि जो प्रजातियों का उद्भव है वो मध्य एशिया में हुआ है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में भी प्रजातियों का उद्भव हुआ है। और कहाँ हुआ है? भारत में जो शिवालिक क्षेत्र है वहाँ पे प्रजातियों का उद्भव हुआ है, ठीक है। ये देखो आप, तो भारतीय विद्वान है पंचानन मिश्र और ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है जो प्रजातियां हैं, प्रजातियों का उद्भव भारत में शिवालिक क्षेत्र में हुआ है, यानी जो प्रजातियों का जो उद्भव है या जन्म है वो भारत में भी हुआ है, भारत के शिवालिक क्षेत्र में, ठीक है। अब ये जो शिवालिक क्षेत्र है ये कहाँ है? ये हिमालय का ही पार्ट है, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो हिमालय के आसपास भारत में प्रजातियों का उद्भव हुआ है। अब देखो, ये जो प्रजातियां हैं इनका जो उद्भव भारत में हुआ है, तो इनका देखो पता चला है पाषाण औजार से। पाषाण औजार यानी पत्थर के औजार खुदाई में मिले हैं ये अवशेष वगैरह। फिर जीवावशेष, ठीक है। ये कुछ प्रमाण मिले हैं भारतीयों को, जीवावशेष है। उसके बाद इसमें जलवायु खोजों के आधार पर, ठीक है, जो जलवायु है, जलवायु खोजों के आधार पर, यानी जो उस समय जलवायु कैसी रही होगी, ठीक है, उस आधार पर विद्वानों को यह पता चला है कि प्रजातियों का उद्भव भारत में भी हुआ है, ठीक है। अब जैसे प्रजातियों का उद्भव है भारत में हुआ है, तो भारत में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? देखो, भारत में सबसे अधिक देखो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति पाई जाती है। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, ठीक है। ये देखो, ये भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग हैं भारत में सबसे अधिक है, ठीक है। तो फिर इसमें देखो भारत में जो प्रजातियां हैं, ठीक है, जो प्रजातियां हैं या जनजातियां हैं, देखो भारत में प्रवेश कहाँ से किया उन्होंने? भारत में देखो उनका जो प्रवेश है प्रजातियों का, वो हुआ था उत्तर पश्चिम से। उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम में यानी हिमालय साइड से, उत्तर पश्चिम में दरों से। तो हिमालय में जो दरें हैं वहां से जो प्रजातियां हैं उनका आगमन भारत में हुआ था, ठीक है। तो प्रजातियों का जो नियम है, जो पहले बता दिया आपने, पहले मैंने बताया था आपको, जैसे पुरानी प्रजाति को नई जो प्रजाति होती है या बाद में जो प्रजाति आती है, तो नई प्रजाति को स्थानांतरित कर देती है, यानी स्थानांतरित कर देती है।
उस पुरानी जो प्रजाति है उसे उसके स्थान से हटाकर खुद स्थापित हो जाती है। ठीक है, अब जैसे नई प्रजाति आई है वो देखो भारत में कहाँ है, वो भारत के उत्तर में पाई जाती है। जो नई प्रजाति आई है भारत में वो भारत के उत्तर में पाई जाती है, और जो पुरानी प्रजातियां हैं वो भारत के दक्षिण और मध्य भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो यानी जो पुरानी प्रजातियां हैं जो भारत में सबसे पहले आई थी वो दक्षिण भारत और मध्य भारत में पाई जाती है, और जो नई प्रजातियां हैं वो उत्तर भारत में वो पाई जाती है। ठीक है, और एक ये है जो भारत में जो प्रजातियां हैं वो देखो मिश्रित प्रजातियां हैं। भारत में जो भी प्रजातियां पाई जाती है वो सारी मिश्रित प्रजातियां हैं। देखो अब मिश्रित प्रजातियां कैसे हैं, अब जैसे पुरानी प्रजाति और नई प्रजाति, ठीक है, इनमें क्या वैवाहिक संबंध हुए। ठीक है, इनके बाद जो प्रजाति इस कारण से ये मिश्रित प्रजातियां यहाँ पाई जाती है, क्योंकि वैवाहिक संबंधों के कारण ये मिश्रित प्रजातियां हैं सारी। ठीक है, इसमें भी देखो आगे, और एक देखो इन प्रजातियों की ये विशेषता है, जो प्रजातियां देखो प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में ठीक है, जो प्रजातियां भारत में आई है, ठीक, वो भारत में ही बस गई है। ठीक है, जो भारत में जो प्रजातियां हैं वो नष्ट नहीं हुई है। ठीक है, वो अभी तक चल रही है, वर्तमान में वो नष्ट नहीं हुई है, और वो जो प्रजातियां जो आई थी प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में वो अभी तक भारत में स्थित है। ठीक है, भारत में ही बस गई, भारत में ही सेट हो गई, फिर वो भारत से बाहर नहीं गई। ठीक है, अब लेते हैं प्रजातियों का वर्गीकरण। तो कई विद्वानों ने भारतीय प्रजातियों का देखो वर्गीकरण किया है, लेकिन भारतीय जो प्रजातियां हैं उनका वर्गीकरण करना काफी मुश्किल है। अब मुश्किल क्यों है, मुश्किल होने का कारण यह है, भारत में जो प्रजातियां हैं वो सारी मिश्रित प्रजातियां हैं, तो भारत की प्रजातियों का जो वर्गीकरण करना काफी जटिल है। फिर भी विद्वानों ने अपने अध्ययन और सूझबूझ से भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। तो इसमें जो विद्वानों ने वर्गीकरण किया है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, केवल BS गुहा है, उन्होंने जो अध्ययन किया है प्रजातियों का उसी को विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि जो BS गुहा है, ठीक है, इनका जो वर्गीकरण है वो सर्वमान्य है, केवल उसी का अध्ययन करेंगे। बाकी मैं जो क्लासिफिकेशन किया है जिन विद्वानों ने, उनका थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। देखो भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण सबसे पहले हर्बर्ट रिसेल ने किया था 1901 में। ठीक है, सबसे पहले वर्गीकरण किया था हर्बर्ट रिसेल। ठीक है, हर्बर्ट रिस्ले। ठीक, इन्होंने सबसे पहले भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। सबसे पहले भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया। ठीक है, और कब किया था, देखो उन्होंने 1901 में किया था। हर्बर्ट रिस्ले ने सबसे पहले प्रजातियों का वर्गीकरण। ठीक है, किस आधार पे किया था, भाषा के आधार पर। जो भाषा हम बोलते हैं उस आधार पर हर्बर्ट रिसेल का वर्गीकरण आधारित था। ठीक है, और उसके बाद देखो भाषा पे आधारित था, और इन्होंने 7 भागों में बांटा था अपने वर्गीकरण को, यानी इन्होंने 7 प्रजातियां बताई थी। हर्बर्ट रिस्ले ने
7 प्रजातियां बताई थी। ठीक है, फिर देखो इनका जो वर्गीकरण था या जो भारत की प्रजातियों के प्रति जो अध्ययन था वो अधूरा था। ठीक है, अधूरा अध्ययन या वर्गीकरण कह सकते हैं अपने। ठीक है, अधूरा था इसलिए क्या है, इसको मान्य नहीं मानते, इतना मान्य नहीं मानते। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो वर्गीकरण है हर्बर्ट रिसले ने ही किया था। ठीक है, 1901 में किया था, भाषा के आधार पे किया था और भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में बांटा था। ठीक है, हर्बर्ट रिसले ने, ये याद रखना। देखो हर्बर्ट रिसले के वर्गीकरण के बाद फिर देखो वर्गीकरण आता है सेकंड नंबर पर, ये हेडन का, ये हेडन महोदय हैं। ठीक है, इन्होंने देखो जो वर्गीकरण किया था वो भौगोलिक आधार पर किया था, भौगोलिक आधार पे। ठीक है, भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण इन्होंने भौगोलिक आधार पर किया था। इन्होंने शारीरिक लक्षणों को कम महत्व दिया, शारीरिक लक्षणों को कम महत्व दिया। ठीक है, तो उससे पहले हमने क्या पढ़ा था प्रजातियों में, जैसे शारीरिक लक्षण पढ़े थे, जैसे आंखों का रंग है, उसके सिर की लंबाई है, उसका कद है। ठीक है, त्वचा का रंग है, ये पढ़ा था, ये शारीरिक लक्षणों में आता है। मगर हर्बर्ट रिसले और हेडन ने शारीरिक लक्षणों को महत्व नहीं दिया था। ठीक है, भौगोलिक आधार पर हेडन ने वर्गीकरण किया था। अब भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण किया तो हेडन ने क्या किया, भारत को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा। ठीक है, पहले तो भारत को बांट दिया इसने 3 भौगोलिक क्षेत्रों में। भारत को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटने के बाद इसने क्या किया, इसने फिर प्रजातियों को देखो 8 भागों में बांटा, प्रजातियों को 8 भागों में बांटा। ठीक है, यह था हेडन का वर्गीकरण। ठीक है, इसने भौगोलिक आधार पे बांटा। ठीक है, 3 भौगोलिक प्रदेशों में भारत को बांटा और 8 भागों में प्रजातियों को इसने बांटा था। ठीक है, ये था हेडन का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है एक्सटेंड का वर्गीकरण है। एक्सटेंड का वर्गीकरण, इसने क्या किया था, इसने क्या किया था, देखो अपना जो वर्गीकरण है एक्सटेंड ने 1929 में दिया था। ठीक है, 1929 में अपना वर्गीकरण इसने दिया था। और आधार क्या था इसका, एक तो देखो इसका था भौतिक आधार, भौतिक का मतलब है शारीरिक, शारीरिक आधार पर। ठीक है, और दूसरा था इसका सांस्कृतिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर। इन 2 आधार पर इसने क्या किया, भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो इसने देखो प्रजातियों को 4 भागों में बांटा और 6 उपभागों में बांटा था। ठीक है, 4 इसके प्रमुख भाग किए थे और 6 इसके उपभाग किए थे एक्सटेंड में।
ठीक है। 1929 में दिया था। भौतिक यानी शारीरिक लक्षण और सांस्कृतिक आधार पर इसने भारतीय प्रजातियों को बांटा था। तो नेक्स्ट अगला आता है वर्गीकरण है ये हटन का वर्गीकरण। नेक्स्ट है वर्गीकरण हटन का वर्गीकरण। देखो हटन महोदय ने क्या किया है, इसने देखो इसने ये कहा था सबसे पहले तो कि भारत में किसी भी प्रजाति की उत्पत्ति नहीं हुई है। ठीक है। तो पंचानन मिश्र और गिरफी टेलर कह रहे थे भारत में शिवालिक क्षेत्र में प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है, मगर हटन महोदय का कहना है कि यहाँ किसी भी प्रजाति की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो यह हटन महोदय ने इनका पहला ये विचार था। इनका यह था कि जो भी प्रजातियां हैं वो पलायन करके यहाँ आई है, पलायन के द्वारा भारत आई है। ठीक है। जो भी प्रजातियां हैं पलायन करके भारत में आई है। ठीक है। इन्होंने कहा था तो सबसे पहले जो पलायन करके भारत में प्रजाति आई थी वो थी निग्रिटो। निग्रिटो सबसे पहले भारत आई। ठीक है। तो निग्रिटो सबसे पहले भारत आई, तो निग्रिटो क्या हुई, भारत की सबसे पुरानी प्रजाति हो गई, सबसे पुरानी प्रजाति। ठीक है। हटन के अनुसार सबसे पुरानी प्रजाति। ये तो हो गई सबसे पुरानी प्रजाति। अब देखो सबसे बाद में कौन सी आई है। हटन के अनुसार जो अल्पाइन प्रजाति है, अल्पाइन प्रजाति भारत में सबसे बाद में आई। बाद में आई यानी ये क्या है, नवीन प्रजाति हो गई। अल्पाइन प्रजाति कहाँ से है, कल बताया था आपको। जो अल्पाइन देखो आल्पस पर्वत है यूरोप में, ठीक है, वहां से है ये, और वहां से ये प्रजाति है। ठीक है। तो अल्पाइन प्रजाति भारत की सबसे नवीन प्रजाति है। इसने जो सिद्धांत है अपना देखो 1931 में दिया था। एक तो अपना ये जो वर्गीकरण है हटन ने 1931 में दिया था। ठीक है। और इसने क्या किया था, 7 भागों में बांटा था अपने वर्गीकरण को। भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में बांटा था। 7 भागों में बांटा था हटन ने। ठीक है। ये हो गया हटन, यानी हटन का मत था कोई भी प्रजाति है उसकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है, और पलायन करके जो प्रजातियां है वो भारत में आई है। ठीक है। फिर निग्रिटो जो प्रजाति है वो भारत की सबसे पुरानी है। जो अल्पाइन प्रजाति है वो भारत की सबसे नवीन प्रजाति है। और 1931 में इन्होंने अपना ये मत दिया था और भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में बांटा था। ठीक है। यह होता हटन का वर्गीकरण। अब अंतिम वर्गीकरण करेंगे हम BS गुहा का। ठीक है। वो महत्वपूर्ण है। तो अंतिम और आखिरी अपना ये है BS गुहा का वर्गीकरण है। ठीक है। देखो BS गुहा थे वो, देखो क्या भारत में भारतीय मानव विभाग के निदेशक थे। भारतीय
मानव विभाग के निदेशक थे। तो इन्होंने देखो, इनका जो आधार था वर्गीकरण का, वो शारीरिक लक्षण थे एक तो, उसके बाद इन्होंने और वैज्ञानिक तथ्यों का गहन अध्ययन किया था। शारीरिक लक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन, इनके आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था। देखो, इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था वो 1944 में दिया था। ठीक है, तो 44 में दिया था। वो एक इन्होंने लेख लिखा था, जनसंख्या में प्रजातीय तत्व। जनसंख्या में प्रजातीय तत्व, इस नाम से इन्होंने एक लेख लिखा था 1944 में। ठीक है, उसमें उन्होंने जो भारतीय प्रजातियां है उनका वर्गीकरण इन्होंने किया था। तो इन्होंने क्या किया, जो भारतीय प्रजातियां हैं उन्हें 6 भागों में बांटा। ठीक है, और 9 उपवर्गों में बांटा। ठीक है, तो 6 इसके मुख्य भाग थे, उसके अलावा 9 उपवर्गों में इन्होंने बांटा था। ठीक है, अब वो जो वर्गीकरण है वो देखते हैं हमने। सबसे पहले उन्होंने निग्रिटो, फिर है आधे ऑस्ट्रेलाइड, थर्ड पे है मंगोलाइड, इसमें इन्होंने देखो इसका विभाजन किया इन्होंने, पूरा मंगोलाइड, ठीक है, इसे इन्होंने बांटा। देखो, लंबे सिर वाले, और चौड़े सिर वाले। फिर है इनका तिब्बत मंगोलाइड, फिर अगला है इनका चौथे नंबर पर है भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। प्राचीन या पूरा भूमध्य सागरीय, सेकेंड है भूमध्य सागरीय, थर्ड है पूर्वी या प्राच्य लोग, फिर है इनका नेक्स्ट है
चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियां, चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियां। देखो इन प्रजातियों का फिर इन्होंने विभाजन कर रखा है। पहला है अल्पाइन, अल्पाइन, फिर है डिनारिक, थर्ड है इसमें आर्मिनाइड, आर्मिनाइड, और अंतिम है इसमें छठा नार्डिक, नार्डिक। ये था इनका देखो वर्गीकरण, भारतीय प्रजातियों का ये था इनका वर्गीकरण बीएस गुहा का। ठीक है, तो इसमें इनका जो वर्णन है, ठीक है, विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वर्गीकरण है बीएस गुहा का। ठीक है, महत्वपूर्ण है काफी। तो हम इसका जो विस्तार से अध्ययन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक घर पे रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।